Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important topics of the Hindu newspaper that is going to be important for your both prelims and mains. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. The very first topic here deals with Chief Justice of India seeks details of guards at judge's home. केस क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर पर एक बैग ऑफ कैश हाफ बर्न स्टेज में मिला है. उनके रेजिडेंस पर एक फायर इंसिडेंट हुआ जिसके बाद रिकॉर्डिंग की गई ऑफ द बर्न्ड ऑब्जेक्ट्स, जिसमें एक बैग फुल ऑफ कैश दैट इज हाफ बर्न्ड वो पाया गया. तो इसकी वजह से बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि जो ट्रांसफर किया गया है जज का टू द अदर कोर्ट दैट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो इसी वजह से किया गया है. लेकिन क्या ट्रांसफर्स को हम डिसिप्लिनरी एक्शन से इक्वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एंड व्हाट अबाउट द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी? क्या सिर्फ ट्रांसफर कर देना इस बात का जवाब है? नाउ व्हाट इज द केस कि जो यहाँ पर गार्ड्स हैं, जज के होम पे जितने भी गार्ड्स हैं, बिकॉज इट वाज नॉट फाउंड इन द मेन रेजिडेंस, इट वाज फाउंड इन द आउट हाउस. तो अब ये क्लेम करने की कोशिश की जा रही है, एंड मे बी इट माइट बी ट्रू ऑल्सो, कि जो जज के घर पर बाकी जो गार्ड्स हैं या हाउस कीपर्स हैं, ये उनके रिलेशन में तो नहीं है ये बैग ऑफ कैश, उनका तो नहीं है ये. तो दैट इज वाई उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स अब मंगवाई गई हैं. लेकिन यहाँ पर एक मेन मुद्दा आता है कि बाय चांस अगर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग से या उनका कोई इसमें रोल नहीं पाया जाता है, एंड इफ जज इज गिल्टी, देन व्हाट इज द प्रोसेस? लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिमूवल का ही ऑप्शन देता है कॉन्स्टिट्यूशन. देयर इज नो सच केस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन. डिसिप्लिनरी एक्शन के नाम पर सिर्फ ट्रांसफर्स किए जाते हैं. तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैन बी आस्क्ड इन मेंस एंड प्रीलिम्स में रिमूवल प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. सो लेट अस डिस्कस अ बिट अबाउट द रिमूवल ऑफ द जज, हाई कोर्ट जज. Okay, just a second. Yes. So first of all, we must know that Article 271 talks about the removal of the judge by president. Removal of the judge of a high court by president on two bases. Number one is incapacity and second is misbehavior. दो केसेस के ऊपर ही जज को रिमूव किया जा सकता है, दैट इज मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? बिल्कुल भी नहीं. दे आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव बीन लेफ्ट फॉर इंटरप्रिटेशन फॉर द पार्लियामेंट एंड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो यहाँ पर जजेस को रिमूव करने के दो ही एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, विच इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? तो अगर कोई रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट करना है, उसके लिए एक मोशन पास करना होगा इन बोथ द हाउसेस, मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ द जज. तो अकॉर्डिंग टू द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, उसमें बताया गया कि लोकसभा के 100 मेंबर्स एंड राज्यसभा के 50 मेंबर्स को ये मोशन पास करना पड़ेगा, तभी जाके ये मोशन एक्सेप्ट किया जाएगा. राइट, दिस इज द प्री कंडीशन. लेकिन स्टिल इट इज अप टू द स्पीकर एंड द चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि वो इसको एडमिट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे. इट इज टोटली अप टू देम. राइट, दे कैन ऑल्सो एडमिट इट एंड दे कैन रिजेक्ट इट. अगर उन्होंने इसको एडमिट कर लिया, देन फर्दर प्रोसेस होगा ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कमिटी, इंक्वायरी कमिटी. ठीक है, अब वो इंक्वायरी कमिटी के कौन मेंबर्स होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज एंड एमिनेंट जूरिस्ट. अब वो इस पे फाइंड करेंगे, जो चार्जेस लगाए गए हैं क्या वो सही है या नहीं है. फिर एक वो रिपोर्ट तैयार करेंगे. उस रिपोर्ट में अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं, देन वो रिपोर्ट टेबल की जाएगी इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज बोथ द हाउसेस. राइट, एंड नाउ व्हाट इज टू बी डन? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए है अब रिमूवल के प्रोसेस के लिए. ठीक है, जैसे ही उनको गिल्टी पाया जाता है तो अब वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा. लेकिन ये सिर्फ ऐसे नहीं होगा, कोई सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होगा, स्पेशल मेजॉरिटी, एंड दैट टू इन बोथ द हाउसेस सेपरेटली. 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पर चाहिए ही चाहिए है. सो दिस इज नॉट अ इजी टास्क. जो रिमूवल का प्रोसेस है, इट इज अ वेरी वेरी बिग टास्क, जिसमें किसी भी जज को रिमूव करना पड़ता है, बिकॉज एक पूरा प्रोसेस इसमें चलता है एंड इट माइट टेक सो अ लॉट ऑफ टाइम.
राइट तो हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिमूवल के जो बेसिस हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर स्टेट एग्जाम्स, एंड देन उसके बाद अगर हम देखें व्हाट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस, तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. Okay, let's move to the next article. Just a second. Yes, now here let's see this article first. Bandipur night traffic affidavit favoring ban turns contentious as Congress in Kerala pushes for its lifting. Bandipur Tiger Reserve. बांदीपुर टाइगर रिजर्व में बहुत सालों से नाइट ट्रैफिक हैज बीन बैंड. नाउ कांग्रेस वांट्स कि बिकॉज फॉर द फेवरिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मूवमेंट ऑफ द गुड्स ये जो बैन लगाया गया है इसको लिफ्ट अप कर देना चाहिए. लेकिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने एफिडेविट भेजा है जिसमें ये बोला गया है दैट वी आर फेवरिंग द बैन. दैट मीन्स हम ये बैन कंटिन्यू करना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि रात को यहाँ से ट्रैफिक की मूवमेंट हो. नाइट में ट्रैफिक शुड बी बैंड, उस पर बैन लगा रहना चाहिए, राइट? लेकिन अब इसमें पूरे मुद्दे में ये कंसेप्ट आया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये गवर्नमेंट फैसला लेगी या कोई ऑफिसर फैसला लेगा. Right towards the end you can see here the continuation or removal of the night traffic ban is a policy matter and decisions are to be taken by the at the government level, and individual officers cannot take a decision and officer had been reprimanded for that. ठीक है, तो ये बताया गया है कि ये किसी ऑफिसर का काम नहीं है कि वो बताएंगे कि ये पॉलिसी लेवल पर काम है, तो ये इस पे सिर्फ गवर्नमेंट ही जवाब दे सकती है. सो दिस इज द केस. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस हियर, ठीक है, एज एस्पिरेंट्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका में ये लोकेटेड है. कर्नाटका में ये ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है. अब ट्राई जंक्शन कौन सी स्टेट का? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पर ये लोकेटेड है. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया में, दैट वाज डिक्लेयर्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है एंड मैसूर एलिफेंट रिजर्व का भी पार्ट है, राइट? देन बांदीपुर टाइगर रिजर्व को 1973 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था. एंड नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो पहले यूपीएससी दूसरे नेशनल पार्क्स के बारे में या टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछ चुकी है, दैट इज द रिवर्स. तो इसमें से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काबिनी रिवर. डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स या टाइगर रिजर्व्स काबिनी रिवर फ्लोज, राइट? तो काबिनी रिवर यहाँ से फ्लो करती है, साथ में मोयर रिवर फ्लो करती है एंड नुगु रिवर भी यहाँ से फ्लो करती है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं इनकी सारे जो लोकेशन है आपको पता होना चाहिए, स्टेट पता होना चाहिए, टाइगर रिजर्व कब बनाया है. एंड ध्यान रहे बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो एन एलिफेंट रिजर्व, राइट? ये ध्यान रखने वाली बातें हैं जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. ओके, Yes, security forces recover heroin from the office of Manipur radical. तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि मणिपुर ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट स्ट्राइकन स्टेट बन चुकी है, राइट? तो वहाँ पर हीरोइन का पाया जाना ये क्या दर्शाता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को दर्शाता है. This is drug trafficking is the part of organized crime. ये आप internal security में पढ़ते हैं, so this aspect is important from the GS3 point of view, right? तो यहाँ पर organized crime की अगर हम बात करें तो जो drug trafficking है, drug trafficking is an issue for India from both ईस्ट एंड वेस्ट साइड. ये आपने पहले भी सुना होगा. लेट अस रिवाइज दैट पार्ट कि वेस्ट साइड का, दैट इज फ्रॉम द पाकिस्तान साइड, वी कॉल इट अ क्रिसेंट. ठीक है, क्रिसेंट बोलते हैं वहां पर. क्रिसेंट एज इन कि 3 कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं. 3 कंट्रीज जो कि हैं PI and A, that is पाकिस्तान एंड ईरान एंड अफगानिस्तान. एंड अगर हम ईस्ट के कार्टेल की बात करें, ईस्ट ड्रग कॉरिडोर की बात करें, तो यहाँ पर बनता है ट्राइंगल. ट्राइंगल में कौन कौन आएगा?
LCM, ये याद रखना, ट्राइंगल का हम LCM निकालते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार। म्यांमार के साथ आपको पता है कि इंडिया शेयर्स अ बाउंड्री एंड नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी स्टेट्स म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, सो दैट इज अ प्रॉब्लम हियर। एंड हीरोइन पाया जाना एंड ड्रग्स का पाया जाना, इट इज डायरेक्ट इंडिकेशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी भी बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि नॉर्थ ईस्ट में या स्पेशली मणिपुर में शांति बने एंड ये कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो। सो दैट इज व्हाई दे कीप ऑन सेंडिंग दीज ड्रग्स, दे कीप ऑन सेंडिंग दीज आर्म्स, ताकि शांति बनाई ना जा सके, राइट? सो दिस हैज टू बी डेल्ट विद, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर GS3. Let us now move to the next article. Just a second. Yes, one more article is important on this page, that is related to anti-dumping duty. So what is the article? India imposes anti-dumping duty on Chinese goods for up to 5 years. 5 साल तक हमने Chinese goods पर, कुछ चाइनीज गुड्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है. सो वी मस्ट नो व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड वी मस्ट नो हु कैन इम्पोज इट. ऑल्सो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल में क्या बताया गया है. आर्टिकल में बताया गया है ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक अगर हम बात करें दिस इज गिवन हियर, सॉफ्ट फेराइट कोर्स हैं, ठीक है, एंड वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क है, एल्यूमिनियम फॉयल है, ट्राइक्लोरो आइसोयूरिक एसिड है एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन है. देयर आर वेरियस टॉपिक्स. आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, अगर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दोबारा नहीं आया तो आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कौन से प्रोडक्ट्स पे है, बट स्टिल एक बार इन पे नज़र लगा लेना कि ये कभी कभी जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर अभी काउंटर एंटी जो डंपिंग है ड्यूटी है वो लगी है, राइट? एक बार इनको देख लेना. ओके, तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये वेरिड फॉर्म में लगी है. जैसे एल्यूमिनियम फॉयल पे 6 मंथ्स के लिए लगी है, बाकी के प्रोडक्ट्स पे 5 साल तक लगी है. तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है क्या? सबसे पहले इट इज अ टैक्स और टैरिफ, ठीक है, ये एक टैक्स है या टैरिफ है ऑन द इंपोर्टेड गुड्स. अब यहाँ पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए. इंपोर्टर यहाँ पर कौन है? इंडिया है, एंड एक्सपोर्टर कौन है? चाइना है. तो लेकिन जब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है तो इंडिया इंपोर्टेड गुड्स जो चाइना से गुड्स आएंगे उनके ऊपर एक टैक्स लगा देगा, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस विल बी हायर इन द इंडियन मार्केट, राइट? तो ये क्यों लगा रहे हैं? ताकि चाइना अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर डंप ना कर पाए. अब डंपिंग से क्या मतलब है? डंपिंग हम तब बोलेंगे कि जो एक्सपोर्टर कंट्री है, दैट इन दिस केस दैट इज चाइना, तो चाइना कि मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइसेस हैं उनसे कम प्राइस करके जब इंडियन मार्केट्स में गुड्स भेजे जाते हैं एट अ लार्ज स्केल, तब हम उसको बोलते हैं केस ऑफ डंपिंग. ताकि ऐसी डंपिंग ना हो सके. डंपिंग ना हो सके ऐसा हम बोल ही क्यों रहे हैं? व्हाई देयर इज अ केस ऑफ डंपिंग, मतलब क्यों बोल रहे हैं हम डंपिंग? क्योंकि ये डंपिंग प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इट इज गोइंग टू हार्म आवर डोमेस्टिक बिजनेस एंड डोमेस्टिक मार्केट. ये हमारी डोमेस्टिक मार्केट को हार्म करेगा, राइट? जिसकी वजह से अनफेयर कंपटीशन राइज होगा एंड इट इज गोइंग टू हार्म आवर इकोनॉमी. सो हमने पहले ही ये प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं एंड वी हैव इम्पोज दिस ड्यूटी ऑन द चाइनीज प्रोडक्ट्स. लेकिन ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी कौन लगाता है? यहाँ पर आपको एक नाम देखने को मिलेगा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, DGTR. DGTR इकलौती ऐसी बॉडी है जो ट्रेड जो भी कंसेप्ट्स हैं उनके साथ डील करती है, राइट? तो DGTR सिर्फ एडवाइस करेगी, सजेस्ट करेगी. किसको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को. द फाइनल जो डिसीजन लेना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, सेफ गार्ड ड्यूटी है, कोई भी अगर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगानी है तो उसके ऊपर डिसीजन कौन लेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये बस सजेस्ट करेंगे, ठीक है? तो दे हैव सजेस्टेड एंड दिस ड्यूटी हैज बीन इम्पोज्ड. तो काउंटरवेल जो आपकी यहाँ पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है, दिस इज इंपॉर्टेंट. लेकिन ये मुद्दा उठा ही क्यों है? एज यू ऑल नो दैट यूएसए एंड चाइना के बीच में अब फिर से एक ट्रेड वॉर शुरू हो गया है. अब जो चाइना के जो प्रोडक्ट्स थे जो यूएसए जाते थे, अब वो वहां पर उनकी मार्केट में ही रह गए हैं. तो नाउ व्हाट विल दे डू इज उनका प्राइस बिल्कुल लो करके एंड दे विल बी डंपिंग इनटू वेरियस कंट्रीज एंड इंडिया इज वन ऑफ देम, ठीक है? तो इंडिया ने पहले ही उनके ऊपर क्या लगा दिया है? इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है.
एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, जो कि एक फॉर्म ऑफ टैक्स होता है, जिसकी वजह से उनके जो उन्होंने प्राइस लो करे हैं, क्योंकि उनकी मार्केट में तो प्राइस ज़्यादा है लेकिन इंडिया में बहुत सस्ते में बेचेंगे ताकि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको हार्म हो। तो दैट इज़ वाई इंडिया ने क्या डिसीजन लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्या डिसीजन लिया है कि जितना प्राइस डिफरेंस हमें देखने को मिलता है उतना ही, जितना हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो लेवल है उस ऑब्जेक्ट का या उस प्रोडक्ट का जितना प्राइस है उसी के हिसाब से उतना ही टैक्स उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा, ताकि वो जो प्राइस है वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर हो और हमारी डोमेस्टिक मार्केट को हार्म ना पहुंचे, राइट? ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट आर्टिकल, जस्ट अ सेकेंड। ओके, yes, one more article is important for us. Let us discuss this article first. Okay, let us discuss it like this only. TB champions join battle against the disease in Meghalaya. What is TB? Who are TB champions? What is the goal of India? What is the goal of WHO? We are going to discuss in this article. सबसे पहले आर्टिकल के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो टीबी चैंपियंस की यहाँ पे बात की जा रही है। टीबी चैंपियंस कौन होंगे? टीबी चैंपियंस वो लोग होंगे जो टीबी से सफ़र कर रहे थे लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया एंड नाउ दे हैव बीन ट्रीटेड एंड नाउ दे आर फाइन। उनका इलाज हो चुका है एंड नाउ दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू एंड टीबी फ्रॉम इंडिया। तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अब इनका जो रोल रहेगा दैट विल बी राइजिंग अवेयरनेस अमंग दी डिजीज्ड पर्सन, अमंग दी टीबी पेशेंट्स, उनके आसपास अवेयरनेस राइज करना। क्योंकि टीबी के साथ क्या दिक्कत है, टीबी के साथ एक स्टिग्मा आता है, ठीक है? टीबी को सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, दूसरी बीमारियों को तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं बट टीबी इज स्टिल सीन एज अ स्टिग्मा। तो दैट इज़ वाई पेशेंट्स ऑफन डू नॉट कम आउट ओपनली एंड डू नॉट इन्फॉर्म दी हॉस्पिटल्स कि वो टीबी से ग्रसित है, बिकॉज इनिशियल स्टेजेस पर ही अगर आप टीबी को पकड़ लोगे, टीबी को ठीक कर लोगे, तो देयर माइट बी लोअर चांस कि आपको टीबी आगे तक होती रहे, राइट? तो दैट इज वाई यहाँ पर क्या है, टीबी चैंपियंस की हेल्प ली है ताकि वो एक रोल मॉडल की तरह बन पाए एंड वो आगे जाके ये बता पाए कि देखो हम ठीक हो गए हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं, आप बाहर आइए, आप इलाज करवाइए, राइट? क्योंकि टीबी कैन बी फेटल ऑल्सो, राइट? तो यहाँ पर बोला गया है जो टीबी चैंपियंस हैं उनको अवेयरनेस फैलानी है एंड उनको ट्रीटमेंट, जो स्टिग्मेटाइज्ड स्टिग्मा है इसके अराउंड, उसको खत्म करना है। दिस इज द केस ऑफ दिस टीबी इन दिस आर्टिकल, ठीक है? अब हम टीबी के बारे में अगर बात करें तो टीबी, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टीबी आखिर है क्या। टीबी ट्यूबरक्लोसिस, वी ऑल नो, टीबी बैक्टीरियल है या फिर वायरल है या फिर प्रोटोजोअन या वेक्टर डिजीज है, तो इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, राइट? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से टीबी फैलती है एंड इट इज स्प्रेड बाय द कॉन्टैक्ट, क्योंकि एक दूसरे के साथ जब भी उनके यूज्ड यूटेंसिल्स हैं या उनका स्पिट है या उनका उनके जो एक्सक्रीटरी जो उनके प्रोडक्ट्स, उनकी वजह से अगर कहीं पर भी उनके कॉन्टैक्ट में कोई भी आता है तो उसमें वो बैक्टीरिया होते हैं और उसकी वजह से अगले इंसान को भी क्या है, टीबी हो सकती है, ठीक है? तो इसीलिए तो रीजन है ना कि इसके अराउंड स्टिग्मा है, बिकॉज सब उनसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट तोड़ देंगे, उनके पास नहीं आना चाहेंगे, दैट इज वाई वो उसको बताते ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, टीबी चैंपियंस ने इनको ज्वाइन किया है। तो ट्यूबरकुलोसिस इसका क्या कोई ट्रीटमेंट है? यस, देयर आर वेरियस ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट लाइक आइसोनाइजिड एंड रिफाइमाइसिन। तो ये जो 2-3 दवाइयों के नाम हैं, तो आप इनको एक बार देख लेना। ड्रग रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अब इशू क्या आ रहा है इसमें, ठीक है? तो इशू ये आ रहा है, देयर आर 2 concepts, that is multi drug resistance TB and there is extensively drug resistance TB। ये 2 केसेस आते हैं। MDR TB का केस हम तब बोलेंगे जब कोई पेशेंट जब भी कोई पेशेंट एटलीस्ट 2 ड्रग्स की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको दवाई दी जाएगी, 2 तरीके की दवाइयाँ दी जाएंगी और दोनों के प्रति एटलीस्ट 3 में से 2 के तरफ वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, देन वी कैन से इसके पास क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। वो ड्रग से रेजिस्टेंट हो चुका है, अब उसके ऊपर वो दवाइयाँ असर करना बंद कर गई हैं, ठीक है? तो ये जो 2 दवाइयाँ हैं, दे शुड बी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, राइट? लेकिन
फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स अगर नहीं असर करे तो उनको सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स से ट्रीट किया जाता है। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के केस में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स के तरफ भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, राइट। फर्स्ट से तो करेंगे ही नहीं, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स जो है, जो थोड़ी हैवी डोजेज होंगी, उनके तरफ भी ये रिएक्ट नहीं करेंगे, एंड इट इज मोस्ट कॉमनली इट इज फेटल, राइट। सो देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि उनके टीबी के केस में अवेयरनेस राइज होनी चाहिए, एंड दिस स्पेशल आर्टिकल इज अबाउट मेघालय, कि मेघालय में हम टीबी चैंपियंस को कैसे यूज़ कर रहे हैं इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, ठीक है। अब जो टीबी है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि टीबी जो रिपोर्ट है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, दैट इज पब्लिश्ड बाय WHO। तो WHO के टीबी रिपोर्ट में ये पाया गया है कि इंडिया सफर्स फ्रॉम ए बर्डन ऑफ 26%। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इंडिविजुअल कंट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन है, 26% ऑफ द बर्डन अलोन लाइज विद द इंडिया, ठीक है। लेकिन जो इस बार रिपोर्ट आई उसमें एक ये अच्छी बात भी थी कि जो मोर्टालिटी रेट है टीबी की वजह से वो कम हुआ है, वो डेफिनेटली डिक्रीज हुआ है, लेकिन स्टिल देयर इज अ ह्यूज बर्डन ऑफ टीबी ऑन इंडिया, राइट। तो WHO के अकॉर्डिंग एक गोल बनाया गया था दैट दे हैव टू एंड द टीबी। तो वो एंड कब तक करना है, दैट WHO हैज टेकन दिस गोल कि दे विल बी एंडिंग टीबी फ्रॉम द वर्ल्ड बाय द एंड ऑफ 2030। WHO का गोल है 2030 तक एंड करना, राइट। एंड अगर हम बात करें ऑफ इंडिया, तो इंडिया का गोल जो कि आसपास दिख नहीं रहा है हमें कि अचीव हो जाएगा, that is 2025, this year, by the end of this year they have to end the burden of TB, ठीक है। लेकिन अभी भी हम 26% ऑफ बर्डन को झेल रहे हैं, तो इट इज वेरी देयर आर नो चांसेस वी कैन से कि इसको हम मीट कर पाएंगे इस टारगेट को, ठीक है। तो दैट इज वाई अब ये भी पता होना चाहिए कि UN SDG गोल्स में 3.3 जो गोल है, SDG नंबर 3.3, दैट डील्स विद द एंडिंग ऑफ द डिजीज, एंड यहाँ पर स्पेशली हम ट्यूबरक्लोसिस को SDG 3.3 से रिलेट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। kindly revise, kindly read the newspaper and supplement your reading with the newspaper with the videos, and like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.